उत्तर प्रदेश सरकार का 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश हो गया है और हमारे पास इस बजट भाषण की कॉपी है। इसके साथ साथ बजट के जितने भी खंड हैं उन सबको डाउनलोडेड किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये बजट 2025-26 पेश कर दिया गया है। 2025-26 के बजट के 35 पेजी बजट भाषण और तमाम बजट के डॉक्यूमेंट को एनालिसिस के बाद आज हम आपके साथ इस बजट का विश्लेषण करेंगे, इस बजट पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि एससीपी टीएसपी के विशेष संदर्भ में, क्योंकि इस देश में एससीपी टीएसपी कई राज्यों ने कानून बनाए हुए हैं, उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे बजट 2025-26 का जो टोटल भारी भरकम बजट 8,08,736.6 लाख करोड़ का जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी और योगी सरकार ने पेश किया है, उस बजट में आपको क्या मिला है, थोड़ा सा उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। प्राइमरी विश्लेषण है, विस्तृत विश्लेषण के साथ हम फिर से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज इसी बजट के चर्चा में, चूंकि बजट का बात हो और बैंक की बात ना हो तो ये नाइंसाफी होगी, और हमारे साथ जो साथी हैं वो सीएल कुली साहब हैं, जो कि रिटायर्ड हैं बैंक प्रबंधक से, एसबीआई के बैंक प्रबंधक रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप आज वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस बजट को बैंक के माध्यम से ही तो पूरा पैसा निकासी होती है और बैंक से जुड़े हुए वो एक प्रबंधक रहे, उनका एक अनुभव रहा है, उनके साथ हम लोग बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस बजट के 35 पेज का बजट भाषण है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस बजट भाषण को पढ़ा होगा, कितने लोगों ने इस बजट भाषण को देखा होगा, कितने लोगों ने टीवी पे देखा हो। सबने अपने अपने स्तर से अपनी बात रख दी है। पक्ष के लोग अपनी बात रख रहे हैं, विपक्ष के विधायक अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम इसमें 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आता है तो हम जरूर उत्तर प्रदेश के बजट विश्लेषण करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, खास तौर से एससीपी टीएसपी के विशेष संदर्भ में, क्योंकि इस देश में स्पेशल कंपोनेंट प्लान की जब आप बात होती है, क्योंकि ये आज से नहीं, पिछले 44 सालों से इस देश में एससीपी टीएसपी की स्कीम चालू है, जिसको एससीपी टीएसपी बोलते हैं, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान। तो इस बजट के तहत इस देश में एक प्रोविजन है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसके आधार पर उनको बजट देना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि ये नेशनल देती है तो स्टेट को भी देना है, और पिछले 44 सालों से उनकी आबादी के अनुपात में बजट आ रहा है। लेकिन उस बजट के आने के बाद हो क्या रहा है, इस बजट के 8,08,000 करोड़ के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार में क्या मिला है, दलितों को क्या मिला है, आपको क्या मिला है, परत दर परत बातचीत कर लेंगे कि क्या फोकस रहा। लेकिन इस बजट भाषण को जब आप शुरुआत देखते हैं, क्योंकि कुंभ चल रहा है 2025 को, जिसको प्रचारित किया गया है, और देखा आप सबने कि कितनी बड़ी तादाद में कुंभ में लोग गए हैं। देश का बहुत बड़ा पर्व बना, कई करोड़ लोग वहां जाके स्नान किए, और उसकी शुरुआत इस बजट के भाषण में मिलती है कि तीर्थराज प्रयागराज में जो इस बार कुंभ का आयोजन हुआ है, सबकी निगाहें उस पर थी, और उसी के बीच में ये बजट पेश 20 फरवरी को विधानसभा में पेश हो गया है। इस पर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, विधायक अपनी बातचीत रख रहे हैं। तो शुरुआत उस बजट की जब होती है तो इस बजट के भाषण में वित्त मंत्री जी सुरेश खन्ना जी प्रयागराज की बात करते हैं, कुंभ की बात करते हैं, और तमाम आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट जाकर के कुंभ में स्नान किया और कैबिनेट की मीटिंग भी हुई। और अभी बजट आ गया, इस बजट की इसमें विश्लेषण भी चल रहा है, चर्चा चल रही है। मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो ये कि पिछले साल का बजट क्या था। पिछले साल का जो बजट था 7,36,437.71 लाख करोड़ का था, और 2024-25 का जो बजट था वो 7,36,457 करोड़ था। 2025 और 26 जो अभी वर्तमान 20 फरवरी को बजट पेश हुआ है, तो टोटल बजट 8,08,736.6 लाख करोड़ का है। दोनों बजट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले बजट से इस साल का बजट 72,298.35 करोड़ रुपए ज्यादा है, मतलब बजट बढ़ रहा है। दूसरी तरफ इस बजट में क्या है, इस बजट में नई जो स्कीमें उन्होंने दिया है वो 28,478 करोड़ की नई स्कीमें भी है। अब इस नई स्कीम में आपके लिए क्या है, कुछ स्कीम के बारे में आपके साथ हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हम उससे पहले हमारे साथ जो रिटायर्ड बैंक प्रबंधक एसबीआई सीएल कुली साहब है, मैं उनसे चाहूंगा कि वो थोड़ा बताएं कि आपने अभी ये बजट के भाषण को पढ़ा भी है, आपने देखा भी है, तो इस बजट के जो भाषण है उस बजट में भाषण में कुछ 2-3 पॉइंट उन्होंने नोट किए। मैं चाहूंगा कुली साहब आप थोड़ी सी बात रखें। एक तो आप बैंक मैनेजर रहे थे, पैसे का लेन देन और सब आपने देखा है, और आज आप बजट को थोड़ा एनालाइज कर रहे थे, देख रहे थे, क्या देखा है आपने? धन्यवाद कुलदीप जी।
जो मैंने जो संक्षिप्त रूप में जो एनालिसिस किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें मैंने जो अध्ययन पाया है वो ये पाया है कि जो पानी सड़क पर और मंदिरों पर जो खर्च है, कुल खर्च है, वो करीब 8,180 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। और उन्होंने शिक्षा पर जो खर्च विभिन्न योजनाओं में किया है वो करीब 4,000 करोड़ है। तो मंदिर और सड़कों पर खर्च ज़्यादा हमें दिखाई पड़ा और शिक्षा पर खर्च बहुत कम दिखाई पड़ा, ऐसा मुझे लगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए इसमें छात्रवृत्ति के लिए कोई बहुत कम धनराशि स्वीकृत की गई है। तो थैंक यू कुरेश साहब, आपने जैसा बातचीत रखा, निश्चित तौर से इस बजट भाषण को आप भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो उन्होंने एक बहुत अच्छे लाइन के साथ बजट की शुरुआत करते हैं कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है और आंखों में कभी मील का पत्थर नहीं देखा है। ये ऐसे बड़े बड़े बातों को करते हुए जो बजट रखा गया है, तो 2-3 बातें आपके सामने इस बजट के मैं रखना चाहता हूं कि जो टोटल बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें हमारे सामने जो रखा है, 2 बातें जो इन्होंने बोला है कि मंदिर के नाम पे बहुत पैसा है, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि इस बजट भाषण में भी मैं आपको, अगर आप देखें तो धर्मार्थ कार्य को जब आप देखेंगे तो मंदिर के नाम पे बजट है। लेकिन मैं 2 बातें ये बोल रहा हूं कि इस देश की 21% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इस प्रोविजन पिछले 44 सालों से स्पेशल कंपोनेंट प्लान की स्कीम है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बाद केंद्र सरकार भी बजट देती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी बजट लाती है। तो इस साल के बजट में उनको क्या मिला है, दलितों को क्या मिला है, महिलाओं को क्या मिला है, युवाओं को क्या मिला है, आदिवासियों को क्या मिला है, क्योंकि बजट में तो उनके लिए प्रोविजन है। तो जो बात इसमें यहाँ पे कही जा रही है, एक तो बात यह है कि अगर आप स्कीम को देखेंगे तो बहुत सारी स्कीमों में जो SCP TSP का फंड है वो डाइवर्जन कर दिया गया है। जैसे सड़कों के चौड़ीकरण के लिए पैसा दिया गया है, जैसे रेलवे ओवरगामी ब्रिज को बनाने के लिए पैसा दिया गया है, बिजली लाइन बिछाने के लिए पैसा दिया गया है, जिससे दलितों को डायरेक्ट कोई बेनिफिट होता नहीं। जबकि स्पेशल कंपोनेंट प्लान की स्कीम ये कहती है, हालांकि ये हमारा प्राइमरी विश्लेषण है, हम इसका विस्तृत विश्लेषण लेकर के भी आप सबके साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि कहां पे सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम पिछले साल भी ये बात उठा रहे थे कि अगर सरकार चाहे तो उत्तर प्रदेश के दलितों को 5-5 एकड़ जमीन दे सकती है, और ये ऐसा एक राज्य की बात नहीं है, कई राज्यों ने इसके कानून बना करके इसको देने की शुरुआत भी किया है। उत्तर प्रदेश में ऐसी शुरुआत नहीं दिख रही है। दूसरी चीज, युवाओं के लिए जो स्कीम उन्होंने देखा है, तो 2 चीजें देखने की जरूरत है। एक तो जो बजट आया है वो पिछले साल के बजट को जब हमने दोनों आंकड़े आपके सामने रखे, निश्चित तौर से पिछले साल से इस साल का बजट लगभग 72,000 करोड़ रुपए का बढ़ा है। तो जब बजट बढ़ रहा है तो फिर स्कीमें भी इस तरीके की होना चाहिए। हालांकि कुछ स्कीम की जो नई स्कीमें 24,000 करोड़ की अनाउंसमेंट किया है, उसका फायदा कितना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस नमामि गंगे, हर घर जल, हर घर नल और धर्मार्थ कार्यों के लिए काफी सारे बजट का एलोकेशन किया गया है। लेकिन वहीं पे अगर बच्चों की स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो 2 चीजें बहुत कम दिखती हैं। दूसरी चीज, जो दलितों के साथ अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है उसके मुआवजा को लेकर के, क्योंकि जब हम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की बात करते हैं तो उसमें पीड़ितों को राहत और राशि की व्यवस्था की जाती है। उसमें बहुत सारे पीड़ित ऐसे हैं जिनको अब तक पैसा नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है। उसकी बदौलत से उनका कानून और उनका जो प्रक्रिया है, खासतौर से केस लड़ने की, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग इससे वंचित रह रहे हैं अपना जो है वो केस लड़ने के लिए, क्योंकि उसके लिए सरकार को प्रोविजन करना है। तो उसको बजट को समझने की जरूरत है। हम स्पेशल कंपोनेंट प्लान SC के लिए, आदिवासियों के लिए ग्रांट संख्या 80, 81 और 83 में जो प्रोविजंस दिए गए, जो बजट दिया गया है, उसको अभी डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि सरकार अगर चाहे
क्योंकि बात नारा होता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमें बजट में भी देखने की जरूरत है। तमाम साथी आप लोग जो बजट पे विश्लेषण करते हैं, बजट को समझते हैं, बजट को जानते हैं, मुझे लगता है थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि बजट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना ज्यादा समझेंगे पढ़ेंगे तभी आप उसको बता पाएंगे। कुली साहब ने जैसे जो बात करी कि स्कॉलरशिप की बात, बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को स्कॉलर नहीं मिल रहा है, वो जा रहे हैं। निश्चित तौर से जो बात उन्होंने मंदिर की बात किया, तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूं जो कि बजट भाषण में भी उन्होंने बोला है। बांके बिहारी मथुरा वृंदावन के जो कॉरिडोर निर्माण के लिए 100 करोड़ से जमीन खरीदने के लिए, 50 करोड़ से मंदिर निर्माण के लिए बजट के प्रोविजन प्रावधान प्रस्तावित किया है। मिर्जापुर में त्रिकोणी विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुजा मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपया और 100 जमीन के लिए और 100 करोड़ रुपया जो है मंदिर निर्माण के लिए। अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं और ज्यादा बजट एलोकेशन करके ये सब होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये है कि बहुत ज्यादा स्कूल, बहुत ज्यादा कॉलेज, बहुत ज्यादा आवास से छात्रावास, उन पे भी बजट की बात करने की जरूरत है। पंचायती राज डिपार्टमेंट को अगर आप देखते हैं तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के हेतु 2043 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़ रुपए की बात करी है। हर गांव में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के लिए 244 करोड़ की प्रोविजन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम के लिए 125 करोड़ रुपया की व्यवस्था किया है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी स्कीम जो जिसपे कन्याओं के विवाह के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम चलाती है, जिसमें उनको बात करते हैं कि उनकी जो बच्चियां हैं उनको कैसे सही से उनका शादियां हों, उसके लिए उन्होंने रखा है। आप इस 35 पन्ने के बजट भाषण को मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबसे कि आप लोग जरूर इसको पढ़ें। समाज कल्याण जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है एससी तबके लोगों के लिए, उनके जो बजट के लिए 3-4 इंपॉर्टेंट स्कीम है। सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसको SCP TSP के तहत भी देख सकते हैं, उसके लिए 550 करोड़ रुपया इन्होंने रखा हुआ है। अनुसूचित जाति की शादियों के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। छात्रवृत्ति के लिए 968 करोड़ रुपए उन्होंने इस साल के बजट में डाला है। पिछले साल के बजट में भी ये पैसा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका अभी तक वो नहीं मिल पाया है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है। समाज कल्याण के साथ आप पिछड़ा वर्ग कल्याण की बात करें, क्योंकि जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण में बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए 2,825 करोड़ रुपया, उनकी बच्चियों की शादी के लिए 200 करोड़ रुपया, पिछड़े वर्ग के युवा बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए 35 करोड़ रुपया की व्यवस्था किया है। अल्पसंख्यक के लिए देखते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को आप देखेंगे 2025-26 में 1,998 करोड़ रुपए उनके विकास समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के उत्थान के लिए ये बजट की प्रोविजन किया गया है। उनके स्कॉलरशिप के लिए 365 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। अभी हम जैसे बात कर रहे थे न्याय विभाग को अगर आप देखते हैं तो न्याय विभाग के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो लखनऊ खंडपीठ है, उसके भवन निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। प्रदेश के अन्य जनपदों में जो न्यायालय की व्यवस्था करना, उसके लिए 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पस फंड 5 करोड़ की व्यवस्था किया गया है। अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए उन्होंने व्यवस्था किया गया है। जो इसमें देखते हैं कुल मिलाकर के अगर आप बजट को देखेंगे, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में आपको क्या मिला है? मुझे लगता है कि आपको ये बजट भाषण पढ़ना चाहिए, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट का बजट अभी पेश हुआ है, उसकी कॉपी उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में है। आप सबको उसको जानना चाहिए कि हमारे लिए उस बजट में क्या मिला है। हालांकि ये प्राइमरी चर्चा है हमारी, हम इस बजट के एक डिपार्टमेंट वाइज विस्तृत से इसका अध्ययन करेंगे कि दलितों को कितना मिला है, आदिवासियों को कितना मिला है, महिलाओं को कितना मिला है, कितना मिलना चाहिए था, क्या क्या उनके लिए प्रोविजंस हैं। क्योंकि ये बजट हम बोलते हैं कि पूरे देश में अगर आप देखेंगे SCP TSP गाइडलाइन के हिसाब से कि टोटल अगर 100 रुपए आता है तो 25 रुपए पे SC और ST का हक है। एक नारा दिया जाता है कि 100 में 25 हक हमारा, क्योंकि इस देश में SC और ST की आबादी लगभग 25% है। उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो SC की आबादी यहाँ पे लगभग 21.5% है। तो उसके हिसाब से बजट आया है क्या, ये आपको देखने की जरूरत है। और क्या ऐसी स्कीम है जिसमें फोकस दलितों के लिए किया गया, क्योंकि ये बात मैं बार बार आपके साथ इसलिए कह रहा हूं कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान की जो स्कीम है वो पिछले 44 सालों से लागू है।
उस 35 साल से वो इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें क्या मिला है दलितों को कि ताकि वो इस जो गरीबी रेखा से ऊपर आए, अपने सम्मान के लिए लड़ पाए, अपने सम्मान के लिए जी पाए। और ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दलितों के लिए आने वाले स्पेशल कंपोनेंट प्लान के फंड को डायवर्जन किया जा रहा है। अलग अलग हमने आपको एग्जाम्पल दिए सड़कों की चौड़ीकरण के लिए, जिससे दलितों का सीधा कोई बेनिफिट नहीं होता है। और ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये SC PTS की गाइडलाइन में है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकार के जो प्रोविजंस है, बजट में जो प्रोविजंस है, SC PTS की गाइडलाइन जो बात बोलती है कि हमारे इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बजट आवंटन किया जाएगा और ये बजट उनकी आबादी के अनुसार आवंटित किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की आबादी की बात करें तो 21.5% दलित पॉपुलेशन है, तो क्या उतना दलितों को बजट दिया गया है? आंकड़े देखेंगे तो नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, जो बजट दिया भी गया है वो उसका खर्चा कितना हो रहा है, क्या उनके लोगों तक वो खर्चा हो पा रहा है? क्योंकि गाइडलाइन स्पष्ट बात बोलती है कि SCs के लिए आने वाले फंड्स को आप डायवर्जन नहीं कर सकते, उन फंड को उनको उनकी बस्तियों में उनके विकास के लिए खर्च किया जाना है, उससे कोई सैलरी और इस तरीके का कंपोनेंट नहीं दिया जा सकता है। फिर भी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार स्पेशल कंपोनेंट प्लान को डायवर्जन कर रही है सड़कों की चौड़ीकरण के लिए, सड़कों और रेलवे के पुलों के निर्माण के लिए और बिजली की जाल बिछाने के लिए, हर घर नल हर घर जल के लिए। फिलहाल हर घर नल हर घर जल तो चलो दलितों तक उनका पहुंचेगा, लेकिन SC PTS की गाइडलाइन का एक तरीके से उल्लंघन है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में SC PTS की कानून नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलावा आप दूसरे प्रदेश को जाओगे, जैसे तेलंगाना को आप देखेंगे, आप जो है दूसरे राज्यों को देखेंगे, कर्नाटका को देखेंगे, वहां पे इन्होंने स्पेशल कंपोनेंट प्लान का कानून बनाया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों इसका कानून नहीं बना सकती है? हमारी 2-3 मांग है। एक तो मांग ये है, आज की प्राइमरी एनालिसिस चर्चा के बाद मैं रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति OP योजना का एक कानून लाया जाए, SC PTS की लेजिस्लेशन लाया जाए, ताकि उनके लिए सीधे तौर पे बजट का इम्प्लीमेंटेशन हो, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका की सरकारें कर रही है। वहां जमीन खरीद के दलितों को दे रही है। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां पे बड़ी पॉपुलेशन है, दलितों की 21% पॉपुलेशन है, बड़ा बजट है, 8 लाख 8,000 करोड़ का बजट है। उस बजट में दलितों की पॉपुलेशन के हिसाब से फंड अलॉटमेंट हो, कानून बने और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। दूसरी चीज जो हम बात कर रहे हैं कि वर्ष 2025-26 में जो दलितों के फंड SC PTS का डायवर्जन किया है उसको रोका जाए और जो स्पेंड फंड है जो हर साल वापस होता है अलग अलग डिपार्टमेंटों का, वो पैसे को इम्प्लीमेंट किया जाए। सरकार इसकी गाइडलाइन लेकर के है कि जब आपके लिए इतना फंड एलोकेट किया है तो आपको अगले वित्तीय वर्ष तक वो पैसा खर्च करना है, क्योंकि अगर वही खर्च हो जाता है तब भी बहुत सारे दलित और वंचित और जिनके लिए बजट एलोकेट किया गया उनका भला हो सकता है। तीसरी बात हम आपके साथ ये करना चाह रहे हैं कि सरकार ऐसी स्कीमें बनाए जिससे दलितों को डायरेक्ट बेनिफिट हो, आदिवासियों को डायरेक्ट बेनिफिट हो, महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट हो, उस सरकार का जो लक्ष्य समुदाय है उसको डायरेक्ट बेनिफिट हो। सरकार उस पर ज्यादा फोकस करे, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ताजीब का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर ज्यादा फोकस हो। हमारे कुलीन साहब ने जैसे बोला भी है, क्योंकि वो उन्होंने बजट को एक जब पॉइंटर्स वाइज देखे, आप भी देखेंगे तो उसमें अलग अलग चीजें मिलती है कि फोकस कहाँ दिखता है, क्या फोकस शिक्षा पे है, क्या फोकस स्वास्थ्य पे है, क्या फोकस मंदिर पे है, क्या फोकस किसी दूसरे स्कीमों पे है। सरकार ने कुछ अच्छी स्कीमें बनाई है, उसके लिए मैं सरकार का वेलकम करता हूँ, योगी सरकार को धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने अच्छी स्कीमें और आपके निश्चित तौर से आपके दिमाग में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों में जो गैप रह रहा है उस गैप को इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, वंचित तबके के लोग आपसे ये मांग करते हैं कि आप और ज्यादा फोकस होकर के उनके लिए स्कीमें बनाइए, क्योंकि इस मंदिर के अभियान में, इस कुंभ का जो चूंकि प्रयागराज का एक कुंभ का पर्व चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा इसी वंचित तबके के लोग वहां जाए तो उनके लिए अच्छी सी व्यवस्थाएं हों, उनके लिए स्पेशल स्कीमें आए, ताकि कहा जा सकता है कि सबका साथ सबका विकास। हमारे साथ इस चर्चा में कुलीन साहब जुड़े, जिन्होंने जो कि खुद बैंक से रिटायर्ड बैंक मैनेजर रहे हैं, बहुत सारे फंड को उन्होंने यूटिलाइज करते हुए उनको आंकड़ों में देखा है। सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके एक मैनेजर रहे तो आपके क्या अनुभव रहे हैं, आप तो क्योंकि बड़ा बजट मेंटेन आप करते थे, कैसे देखते हैं कि क्योंकि आप दलित समुदाय से आते हैं तो दलित समुदाय के लोगों की बैंक तक पहुंच हो पाती है या फिर अभी भी गाँव में साहूकारों से हिस्सा लेते हैं? नहीं, जहाँ तक मेरा अनुभव है जी कि बैंक में जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लोग हैं
वो कर्जा लेने में वो उनको बहुत डर लगता है और अंदर प्रवेश करते ही नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दलालों के माध्यम से वो लोग जो है बैंकों में प्रवेश करते हैं जी, क्योंकि अपनी बात वो खुद कह नहीं पाते हैं जी, और उनको जो बैंक का प्रबंधन वर्ग है जी, वो तवज्जो भी नहीं देता है ज़्यादा जी, और उनको जो उसमें जो कि इतने प्रतिशत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लोनिंग करना चाहिए, जी, उनको वित्त पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए, वो उनका होता ही नहीं कभी। हर स्कीम में उनके लिए योजना है बैंक में, लेकिन उनको लोन से वंचित रह जाते हैं। ये मेरा पूरा अनुभव है क्योंकि मैं लोन वितरण भी किया है मैंने जी, तो वो लोग एक तो आते ही नहीं कोई बैंक में लोन लेने के लिए, जी, दूसरे लोग उनको कोई सुविधा भी नहीं दी जाती है। जी, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। थैंक यू सर। तो इसमें एक ये जो मैं आपको कोटेशन पढ़ रहा हूँ ये बजट भाषण में लिखे हैं। कश्ती चलाने वाले ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे भी दिखा देंगे। इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें। ये बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने कोटेशन को कोट किया है। मैं 2-3 आंकड़े और आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो सरकार ने बोला है कि हमने 2017 से 2024 तक 68 माफियाओं को जो मामले थे आपराधिक विचाराधीन मामलों में प्रभावी पैरवी करते हुए 31 माफियाओं को अपराधों को आजीवन कारावास और 2 लोगों को फांसी सजा दिलाई है। ये सरकार ने आंकड़े में बजट भाषण में दिया है। महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध पॉक्सो के तहत 27,425 अभियोगों में, पॉक्सो अधिनियम के तहत 11,254 अभियोगों में एवं दहेज हत्या में 3,775 अभियोगों में सजा दिलाई है। साइबर अपराध के बहुत बड़े आंकड़े उत्तर प्रदेश में हैं, जिसके लिए साइबर सिटी बनाने की सरकार ने इस साल के बजट में घोषणा किया गया। बैंक की बात चूंकि हमारे साथ कर रहे थे, तो बैंक को लेकर के 2024-25 में बैंकों द्वारा प्रदेश में ऋण वितरण स्कीम के लिए 2.50 लाख करोड़ की व्यवस्था करी गई थी। वर्तमान में बैंकों में 2,416 शाखाएं हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 4,09,932 बैंक मित्र और बीसी सखी 18,747 एटीएम सहित कुल 4,40,095 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। क्योंकि सारे बजट का लेन देन, क्योंकि डिजिटल इंडिया हुआ है, साइबर सिटी की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे साइबर की क्राइम की चीजें आती है, जिसके तहत बजट की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 9.57 करोड़ खाते इस देश में संचालित किए गए हैं। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के आंकड़े दिए गए। सवाल यही है कि इस पूरे बजट को आप देखेंगे, एक और कोटेशन लिया है, लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, खास वो है जो जमाने को बदल देते हैं। जी सर बताइए। मेरा कहना है कि बैंक में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बजट एलोकेट होता है जी, कि इतने प्रतिशत इनको ऋण वितरित किया जाए, उसके लिए जो बैंक प्रबंधन है जी, जब जो टॉप मैनेजमेंट बैंक का है जी, वो कोई उसके लिए जो है हतोत्साहित करता है, बल्कि प्रोत्साहन नहीं देता है जी, और उसके लिए कोई रिमाइंडर आ जाए या पूछताछ हो शाखा प्रबंधकों से, जी, जो लोन वितरण अधिकारी हैं, फील्ड ऑफिसर से, कि कितना प्रतिशत आपने अनुसूचित जाति को लोन किया है। मैंने जैसे हाउसिंग लोन वितरित किया या पर्सनल लोन किया या पेंशन लोन किया, उसमें से अनुसूचित जाति के लोग कितने प्रतिशत हुए, ऐसा कोई दबाव वहाँ से ऊपर से नहीं आता है जी, और ताकि जो शाखा प्रबंधक लोग हैं वो अपना बजट पूरा करने में लगे रहते हैं और उस तबके का क्या कि कितना बजट हुआ, कितना हुआ, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो भी इस तरह से बिल्कुल जीरो उनको कोई लोन नहीं मिलता, लोन बिल्कुल नहीं। और फिर बात आती है कि वो कोई रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, और रोजगार की बहुत बड़ी बात कही है और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात कही है सीआर कुलरी साहब ने, क्योंकि उनका अनुभव है, बैंक मैनेजर रहे हैं, कि ऐसा कोई गाइडलाइन बने जिसमें प्रोविजंस हो कि इस बैंक में की भी कि वो इस क्षेत्र में इतने दलितों को, इतने महिलाओं को स्पेशल लोन देंगे, उनको किसी रोजगार से जोड़ेंगे, तभी ये गैप को पूरा किया जा सकता है और इसमें बैंक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। खैर, ये हमारा पहली चर्चा थी आप सबके साथ में
हमें लगा कि इस पूरे बजट को पढ़ने में 35 पेज को जब पढ़ा गया, बजट के अलग अलग ग्रैंड को पढ़ा गया, बहुत लंबा विस्तार है, उसको पढ़ने की जरूरत है। हम एक विस्तृत बजट विश्लेषण आपके साथ फिर से करेंगे, चर्चा करेंगे, सरकार तक भेजेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है। इस देश के जो भी दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वंचित वर्ग बोल रहा हूँ, जिसमें सभी जाति समुदाय के लोग आते हैं, उनकी प्राथमिकता सरकार की है, लेकिन हमारी प्राथमिकता यह है कि हम सरकार को जो जो चीजें गैप हमको दिखता है उसको बताएं, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उस पर अमल करेगी, काम करेगी, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि लोग यहाँ ख्वाब दिखाते हैं अक्सर, और हम एक ख्वाब को सच कर दिया है, ये बोला है। बजट भाषण के लास्ट में एक कोटेशन पढ़ा गया, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें सूरज के ठिकानों तक। तो मैं इसका सम्मान करता हूं कि सूरज के ठिकानों तक हम पहुंचे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि इस प्रदेश में एक ही मांग है इस देश की। अगर SC PTSP को देखेंगे, दलितों की मांग को देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में भी 3 राज्य, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान भी अभी इस प्रक्रिया में आगे गया है। तो ये 3 राज्य कानून बना सकते हैं, तो योगी सरकार से आग्रह है कि वो उत्तर प्रदेश में इसका एक कानून बनाए। जैसा कि सर ने बोला है कि बैंकों को निर्देशित करे कि ऐसे लोगों को लोन लेने में दिक्कत ना हो, वो अपना कोई स्वरोजगार स्थापित कर सके। युवाओं पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, महिलाओं पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और इस पूरे 35 पेज के बजट भाषण को आप सबसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, पढ़ें, सरकार को अपने रिकमेंडेशन भेजें, सरकार को अपनी बात बताएं, ताकि सरकार भी उन पर सोच पाए, समझ पाए। हमारा ये चर्चा था कि हम आप सबके माध्यम से आज हम लोग लखनऊ में बैठ करके ये बातचीत आपके साथ कर रहे हैं। लखनऊ जहाँ पे बैठ के हम बात कर रहे हैं, इससे थोड़ी सी दूर पे विधानसभा है, जहाँ पे इस बजट पे डिस्कशन चल रहा है, बजट पे चर्चा चल रहा है। उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए हम सभी जनप्रतिनिधि, विधायकों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप उस बजट पे बहस करें, आप बजट को समझें और ऐसी स्कीमें लगाएं। सरकार से अपील करना चाहेंगे कि वो ऐसी स्कीमें लेकर के आए, ताकि सीधे तौर पे दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, वंचित तबके, गरीब तबके के लोगों को, विभिन्न जाति समुदाय के लोगों को सीधा बेनिफिट हो, और वो बोल सके कि हमें अपनी सरकार पे गर्व है। दलित बोल सके कि सरकार ने हमारे लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान का एक कानून लेकर के आया है। तो इन्हीं तमाम चीजों के साथ हमारे साथ सर ने आज हमारे साथ इस चर्चा में आप सबके साथ हम इस ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से, आप सबके साथ इस चर्चा के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि वो इस देश के मजलूमों की, दलितों की, पिछड़ों की बात को सुनेंगे, ग्रामीण स्तर पर जो चैलेंज है उसको सुनेंगे, और जब बजट का मेकिंग प्रक्रिया होती है उसमें इनकी हिस्सेदारी होगी, उनको बुलाया जाएगा, उनसे चर्चा किया जाएगा। फिलहाल ये बजट को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो मैं आग्रह करूंगा, आशा करूंगा कि सरकार इस साल जो बजट दिया है उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन भी कराएगी, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए जो अच्छी स्कीम है उनका भी लोगों को लाभ मिल पाएगा। आप सब हमारे साथ जुड़े। लखनऊ से हमारे साथ कुरिल साहब, CL कुरिल साहब जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, उनका भी धन्यवाद करूंगा। तमाम उन साथियों का धन्यवाद करूंगा जो हमारे साथ इस चर्चा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम फिर से एक बजट विश्लेषण लेकर के आएंगे, जिस पे बातचीत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान।